हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ हॉरर कॉमिक सीरीज रक्त कथा का तीसरा एपिसोड। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। आगे हम देखते हैं, तभी किसी का फोन बज उठता है। वह शख्स खुद से ही कहता है, ओह मेरा मोबाइल बज रहा है। इतना कहकर वह फोन उठाकर कहता है, हेलो कौन। तब उस फोन में से एक सांप जैसा प्राणी निकलता है और उस शख्स की खोपड़ी चबाते हुए कहता है, तेरी मौत, मोबाइल मौत। वह प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह शख्स चिल्ला उठता है, कोई मेरा चेहरा खा रहा है, बचाओ, कोई बचाओ। पास ही बैठे लोगों में से एक कहता है, इसके हाथ में वही मोबाइल है जिसे वो खूंखार भेड़िया कब्र से निकाल कर लाया था। इस पर एक दूसरा शख्स कहता है, मोबाइल तो यहाँ है, वो भेड़िया कहाँ है। तभी बहुत सारे भेड़िए वहाँ बैठे लोगों पर हमला कर देते हैं, जिस पर एक शख्स कहता है, ये 3D इफेक्ट नहीं है, यहाँ सचमुच की भूतिया घटनाएं घट रही हैं। पूरे हॉल में कोलाहल मच गया था। प्रोड्यूसर करण का भाई रोपटे भी मर चुका था, जिसे देखकर करण कहता है, ये फिल्म का नहीं, मौत का प्रीमियर है। हमारा भाई रोपटे मरा पड़ा है और हम समझते रहे कि वो डर के मारे बेहोश हो गया है। इस पर राम से कहता है, मगर फिल्म सचमुच की रक्त कथा कैसे बन गई। खैर, इन सब सवालों के जवाब तो उन्हें तब मिलते अगर वो वहाँ से जिंदा बचकर निकल पाते। एक भेड़िया करण पर हमला करता है, पर करण उसे घूंसे से रोकते हुए कहता है, ओह भेड़िया मुझ पर झपट रहा है, हमने ये फिल्म बनाकर कोई मुसीबत बना डाली है राम से। इस पर राम से कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। जैसे तैसे वे और कुछ अन्य लोग वहां से बचकर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर करण कहता है, फिल्म के पात्र जिंदा कैसे हो रहे हैं। इस पर उसका भाई रॉबिन कहता है, हमारे इस फिल्म को उस राइटर का शाप तो नहीं लग गया। फिर आगे वह कहता है, ऐसा ही हुआ है। फिर वे अपनी कार में बैठते हुए उसे आंधी की तरह दौड़ाते हुए कहता है, बिग ब्रदर, अगर फिल्म के प्रीमियर ने ऐसा हंगामा कर दिया है तो कल फिल्म की रिलीज पर क्या होगा। कल पूरे शहर के 50 मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में यह फिल्म रिलीज हो रही है और पूरे भारतवर्ष में 400 प्रिंट्स के इनकी रिलीज हो रही है। इस पर करण कहता है, तू घबरा मत रॉबिन, शायद इस घटना के बाद उत्सुकतावश हर कोई यह फिल्म देखना चाहेगा। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म वाकई सुपरहिट होने वाली है और फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन ही करोड़ों में जा सकता है। दूसरे शहरों के तो छोड़ो, अपने शहर में भी किसी को सच्चाई का पता जल्द नहीं चलेगा। कोई भी घटनास्थल पर जाकर देखने वाला नहीं कि वास्तव में हुआ क्या था। ध्यान रहे, लोगों को सच्चाई सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से पता चलेगी और हम इसे केवल 3D भ्रम ही कहेंगे। अगले दिन करण मीडिया के जरिए लोगों को बरगला रहा था। ये एक लाजवाब हॉरर फिल्म है। इस फिल्म के 3D प्रभाव ने दर्शकों के दिमाग पर ऐसा प्रभाव डाला कि दर्शक उसे वास्तविकता समझकर बौखला गए और जो भी दुर्घटनाएं हुई वो इस बौखलाहट में हुई। करण अपनी चाल में कामयाब हो रहा था, पर शायद हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले थे। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मीडिया के जाते ही राम से बदहवास सा भागता हुआ करण के पास आता है। करण करण। इस पर करण कहता है, क्या हुआ राम से, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। रामसे की सांसें तेजी से चल रही थी। थिएटर से फोन आया है, वो वहाँ के फिल्म के प्रिंट में। इस पर करण कहता है, फिल्म के प्रिंट में क्या हुआ। तब रामसे कहता है, प्रीमियर के दौरान थिएटर पर जितनी भी फिल्म चली थी उसकी लोकेशन तो प्रिंट में रह गई, मगर। करण कहता है, मगर क्या। तब रामसे कहता है, उस लोकेशन पर फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकार प्रिंट से गायब हो गए हैं। वही कलाकार करण जिन्होंने थिएटर में उत्पात मचाया था। इस पर करण झल्लाते हुए कहता है, क्या बकता है, पागल तो नहीं हो गया थिएटर का मालिक। उसको फोन करके बोलना पड़ेगा कि ऐसी बकवास फिल्म की रिलीज पर असर डाल सकती है। इस पर राम से कहता है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सचमुच करोड़ की कमाई के झंडे गाड़ती। उसे 50 लाख रुपए दे देते तो क्या जाता। एक राइटर को 50 लाख रुपए देते हुए हमारा कलेजा कांप गया। अब भुगतो। वो हमारा कलेजा हिला रहा है। इस पर रॉबिन कहता है, ये सोचो कि अब क्या करें। तभी खिड़की से खंजर नाम का वह मुर्दा आता है और अपना एक खंजर खींचकर रामसे की गर्दन पर मारते हुए कहता है, तुमने जो करना था वो कर दिया, अब बारी मेरी है। रामसे के मुंह से चीख निकल जाती है। रॉबिन भी चिल्ला उठता है, रामसे। उस भूतिया शख्स को देखकर करण चिल्लाता है, ये तो खंजर है। उसे वहां देखकर रॉबिन कहता है, ये गड़बड़ थिएटर से शुरू हुई है, हमें वहीं चलना चाहिए भैया। थिएटर पहुंचकर उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। उनका मैनेजर उन्हें वह प्रिंट दिखाते हुए कहता है,
ये देखिए करण साहब, फिल्म प्रोजेक्टर पर ऑन है। शुरू के सीन्स की सारी लोकेशन वैसी की वैसी हैं, लेकिन इनमें कोई जिंदा प्राणी या कोई पात्र नहीं है। वो फिल्म के प्रिंट से गायब हो चुके हैं। उन्होंने ही थिएटर में उस वक्त खूनी हंगामा मचाया था। आगे वह कहता है, फिल्म के किरदारों को थिएटर में देखने के बाद ही मेरा भी माथा ठनका था। फिर जब मैंने फिल्म को दोबारा पर्दे पर चलाया तो कोई भी जीवित प्राणी उसमें नहीं था। तभी अचानक करण चिल्लाते हुए कहता है, इसे बंद करो। फिल्म उस सीन से आगे जा रही है। अगले सीन में वो भयंकर कोबरा है। उफ, वो पर्दे पर आ गया, वो बाहर आ रहा है। फिल्म को रोको, बंद करो प्रोजेक्टर। मगर देर हो चुकी थी। सांप पर्दे से निकलकर उड़ता हुआ रॉबिन के माथे पर डस लेता है। यह देखकर करण चिल्ला उठता है, रॉबिन भाई। मगर कोबरा का कांटा पानी भी नहीं मांगता। रॉबिन के मुंह से झाग निकलने लगे थे। यह देखकर करण कहता है, रॉबिन भाई, उफ नहीं, ये क्या हो गया। मगर होने को टाला नहीं जा सकता था। रॉबिन मर चुका था। पर अब फिल्म का पर्दे पर प्रक्षेपण रोक दिया गया था। तब करण एक फैसला लेता है, मैनेजर, इस फिल्म को जला दो, इस रक्त कथा का अंत कर दो। इस पर वह मैनेजर कहता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर मारे जाएंगे, प्रिंट्स के जलने से उन्हें लाखों का नुकसान होगा। इस पर करण कहता है, उस नुकसान को तो मैं भुगत लूंगा। इतना कहकर करण उस प्रिंट पर केरोसिन छिड़कने लगता है। तभी वहाँ खंजर नाम का वह मुर्दा पहुंच जाता है, जिसे देखकर करण कहता है, ये खंजर है, ये मुझे मारने आया है। फिर वह मैनेजर से कहता है, फिल्म के प्रिंट को जला दो मैनेजर। यह सुनते ही मैनेजर कहता है, हाँ जलाता हूँ। इतना कहते ही उस प्रिंट में वह आग लगा देता है। पर तब तक खंजर का खंजर चल चुका था और धंस गया था करण के दिल में। करण परलोक सिधार गया था। प्रिंट के जलते ही खंजर भी गायब होने लगता है, जिसे देखकर मैनेजर कहता है, ओ, खंजर गायब हो रहा है, यानी फिल्म का वो हिस्सा खाक हो रहा है जहाँ पर खंजर के सीन्स रहे होंगे। यानी अब प्रिंट से पैदा हुए शैतानों का खौफ समाप्त हो जाएगा। फिल्म से जुड़े सभी लोग खत्म हो चुके थे जिन्होंने चेतन को धोखा दिया था। पर सिर्फ वो ही चेतन के दोषी नहीं थे, कुछ दोषी यहाँ भी थे, डॉक्टर खरे के रूप में। डॉक्टर खरे अपने केबिन में बैठा अपना पेन ढूंढ रहा था। अरे, मेरा पेन कहाँ गया। तभी उसकी नज़र उस अजीब से कलम पर पड़ती है। ये कैसा पेन है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। ये तो कलात्मक सा है। इस पर पास बैठी नर्स कहती है, शायद कोई पेशेंट भूल गया है। इस पर डॉक्टर खरे कहता है, खैर फिलहाल प्रेस्क्रिप्शन लिखने के काम आएगा। तुम बीमार हो, दवाइयाँ अच्छे पेन से लिखूंगा तो तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर वो उस पेन से दवाइयाँ लिखकर पर्चा उसे देते हुए कहता है, सुबह दोपहर शाम ले लेना। एक इंजेक्शन मैं अभी दूंगा। इंजेक्शन तुम्हें बाहर केमिस्ट के पास से मिल जाएगा, जल्दी लेकर आओ। और हाँ, वो जज राजन वाला किस्सा भूल जाना, 2 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इस पर वह नर्स कहती है, मैं तो कब की भूल चुकी हूँ सर। दोषी यहाँ भी थे और सजा तो उन्हें भी मिलनी थी। दोनों को पर्चे में उभरी वह शैतानी आकृति नहीं दिखी जो लिखावट को बदल रही थी। बेशक वह नर्स उस घटना को भूल गई थी, पर चेतन कुछ भी नहीं भूला था। उसके हाथों में उसके बेटे की लाश थी जिसे वो दफनाने जा रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर थे ये लफ्ज, मेरे साथ धोखा हुआ है, सबने धोखा किया। पहले काल ब्रदर्स ने, फिर डॉक्टर ने। मेरी किडनी धोखे से जज को लगा दी क्योंकि उसके पास पैसा था। मेरा बेटा इलाज के अभाव में मर गया। फिर चेतन अपने बेटे की कब्र पर फूल अर्पित करते हुए कहता है, मैंने वो पेन डॉक्टर के पास छोड़ दिया। वो पेन न्याय करता है, मेरे साथ हुए अन्याय का भी न्याय करेगा। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मुझे माफ करना। क्या वो पेन चेतन के साथ सचमुच न्याय करेगा? कैसे वो बदला लेगा उस डॉक्टर से, और कैसे इंसाफ मिलेगा उसे उस जज से जो खुद बेईमान था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले और आखिरी एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।